नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आपको पता है, आज हम इस वीडियो के माध्यम से जो नीट का 2024 का जो पेपर है वो हम डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से सवाल इस पेपर में आए हैं और उनका डिटेल सॉल्यूशन क्या रहेगा। अभी तक हम इस वीडियो के माध्यम से पार्ट 1 में जो क्वेश्चन हैं वो हम डिस्कस करेंगे। आपकी स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा नीट 2024 का पेपर एनालिसिस और डिस्कशन हम करेंगे। इसमें हमारी जो केमिस्ट्री है उसमें 3 टाइप की केमिस्ट्री है। एक आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, एक आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के क्वेश्चंस हल करेंगे हम, एक आपकी फिजिकल केमिस्ट्री के पेपर हल करेंगे और एक आपके हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के पेपर हल करेंगे। कौन कौन से सवाल आए, क्या स्टैंडर्ड रहा। ज्यादातर फोकस हमने पहले भी बोला है आपको कि ज्यादातर जो सवाल हैं वो आपके एनसीईआरटी बेस हैं। पहला क्वेश्चन हल करते हैं, क्या है। नंबर 1 सवाल, पहला सवाल आपकी स्क्रीन पे है। वह यौगिक जो सबसे तेज SN1 अभिक्रिया देता है। हमने पढ़ाया है कि ये जो आपका है वो आपकी क्लास 12th का जो चैप्टर नंबर है, और चैप्टर नंबर हमने डिस्कशन किया है और उस चैप्टर का नाम है हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन। इससे ये सवाल है, पूछा गया है कि वह यौगिक जो सबसे तेज SN1 अभिक्रिया देता है। हमने SN1 अभिक्रिया का रिएक्टिविटी का जो ऑर्डर है वो आपको लिखा रखा है। वो है 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री और एक आपके पास है कौन सा, एल्किल हैलाइड, जिसे बोलते हैं मैथिल हैलाइड। नॉर्मली हम लिखाते हैं कि जहां भीड़ ज्यादा होगी वहां SN1 अभिक्रिया होगी और जहां भीड़ कम होगी वहां SN2 अभिक्रिया होगी। इसका मतलब क्या हुआ कि 3 डिग्री एल्किल हैलाइड SN1 अभिक्रिया देते हैं और 1 डिग्री एल्किल हैलाइड SN2 अभिक्रिया देते हैं। तो हमें ऑप्शन में क्लियर मिला हुआ है कि जो 3 डिग्री एल्किल हैलाइड होगा वो आपकी कौन सी अभिक्रिया देगा, SN1 अभिक्रिया देगा। तो पहला ऑप्शन इसमें नहीं है, ये तो कट जाएगा। ये भी कट जाएगा क्योंकि ब्रोमीन ब्रोमीन के पास यहां पर ये रेजोनेंस में, और रेजोनेंस में होगा तो पार्शियली डबल बैंड यानी द्विबंध के करेक्टर आ जाएंगे इसमें। यहां से टूटेगा ये वाला बॉन्ड, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव। और अगर हम यहां से इसको तोड़ दें तो यहां से Br चला जाएगा, और जैसे ही Br जाएगा तो हमारे पास क्या बनेगा, ये आपके पास इधर आपके पास CH3 और यहां आ जाएगा आपके प्लस। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो कौन से नंबर का रहेगा, 3। यानी कि इसकी रिएक्टिविटी का जो ऑर्डर रहेगा वो 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री और एल्किल हैलाइड। वह यौगिक जो सबसे तेज SN1 अभिक्रिया देगा, तो तेज SN1 अभिक्रिया देगा वो कौन से ऑप्शन का आएगा, आपके पास तीसरे ऑप्शन का आएगा। दूसरा सवाल भी क्लास 11th का जो पहला चैप्टर है, सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री यानी रसायन विज्ञान की मूलभूत अवधारणा से ये सवाल आया था और कुछ नहीं पूछा था। क्वेश्चन नंबर 52 है और इसका सॉल्यूशन देखें आप। वो पूछ रहा है कि हीलियम में परमाणुओं की अधिकतम संख्या होगी। द हाइएस्ट नंबर ऑफ हीलियम एटम इज इन, यानी इनमें से किसमें हीलियम के परमाणुओं की ज्यादा संख्या होगी। ऑप्शन थे हमारे पास 4 U ऑफ हीलियम, 4 ग्राम ऑफ हीलियम, 2.271098 लीटर हीलियम एट STP और फोर्थ है 4 मोल ऑफ हीलियम। अपने पास हमने क्लास 11th के अंतर्गत, क्लास 11th में पहला जो चैप्टर है वह हमने मोल के 3 फॉर्मूले आपको लिखवाए थे। पहला जो फॉर्मूला था मोल का वो होता है
ग्राम में मात्रा डिवाइडेड बाई अणु भार, ये पहला फॉर्मूला है। सेकंड फॉर्मूला मोल का ही है अपने पास, मोल बराबर संख्या बटे Na होगा डियर, संख्या बटे Na। और तीसरा फॉर्मूला हमारे पास आयतन बटे 22.4 लीटर। ये 3 फॉर्मूले हैं। हमसे पूछ रहा है संख्या, तुम संख्या की बात करें तो संख्या निकालने के लिए अपने पास संख्या की बात करें हम, नंबर बराबर क्या हो जाएंगे, मोल इंटू Na। तो मोल इंटू Na, तो हमें क्या चाहिए इस सवाल के लिए, मोल चाहिए। मोल के अपने पास फॉर्मूले हैं, तो ध्यान से सुने कि 4 ग्राम यू का मतलब होता है यूनिफाइड मास, और यूनिफाइड मास का मतलब होता है एकीकृत द्रव्यमान। तो एकीकृत द्रव्यमान होता है वो कितने मोल का होता है बताओ, 1 मोल का होता है। तो मोल कितने आ गए, 1 आ गया। और यदि इस मोल को मैं Na से गुणा कर दूं तो मेरे पास क्या आ जाएंगी संख्या, तो इसमें कितनी संख्या आएगी बताओ, मेरे पास 1 Na। Na क्या है यहाँ पे, आवोगाद्रो नंबर है। सेकंड ऑप्शन चेक करते हैं, हीलियम के 4 ग्राम में, हमारे पास ग्राम में मात्रा मौजूद है। और यदि ग्राम में मात्रा मौजूद है तो कितने ग्राम है बोलो, 4 ग्राम। और हीलियम का अणु भार भी कितना होता है, 4 ग्राम। तो यहां से भी मोलों की संख्या कितनी आएगी, 1 आएगी। तो यहां पर भी हीलियम के जो नंबर आएगी वो कितनी आएगी, 1 Na आएगा। तीसरा ऑप्शन चेक करते हैं, एसटीपी पर स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर पर हीलियम के 2.271098। इसका मतलब हमारे पास आयतन दिया गया है, और आयतन दिया गया है तो फॉर्मूला यूज करेंगे। आयतन दिया गया है 2.27 डिवाइडेड बाई आप क्या कर देंगे 22.4। तो इसकी जो कैलकुलेशन है वो आपके पास कर लेते हैं एक बार। 0.10 इसका ये आएगा। ये अपने पास मोल आ गए, और इस मोल को यदि हम आवोगाद्रो नंबर से गुणा कर दें तो 0.10 Na आएगा। ठीक है ना। और लास्ट है आपके पास हीलियम के 4 मोल में, यानी 4 मोल ऑफ हीलियम। मोल दिए हैं डायरेक्ट, और मोल को यदि हम आवोगाद्रो नंबर से गुणा कर दें तो हमारे पास क्या आ जाती है संख्या। तो सीधा सा है, इसमें कितने आएगा 4Na। इसका मतलब Na का मान जो होता है वो 6.023 इंटू 10 की पावर 23 होता है। Na तो सबके अंतर्गत सेम है, तो हम देख लेंगे कि नंबर क्या है। तो आपको इसमें जो करेक्ट आंसर रहेगा इसका वो 52। हमने क्लास नोट्स में करवाया है बहुत अच्छे ढंग से, क्योंकि हम लिखाते हैं कि मोल के अपने पास 3 फॉर्मूले होते हैं, और तीनों फॉर्मूलों को बड़े अच्छे ढंग से हमने इसमें करवाया है। तो ये भी बहुत इजी गोइंग सवाल था। क्वेश्चन नंबर 53, क्वेश्चन नंबर 53 क्या कहता है, देखो देखो ये लिखा है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस एंट्रोपी इंक्रीजेस। ये थर्मोडायनेमिक जो हम पढ़ते हैं, थर्मोडायनेमिक क्लास 11th में है। थर्मोडायनेमिक, जो थर्मोडायनेमिक हम पढ़ते हैं, थर्मोडायनेमिक का जो 6 चैप्टर है उससे ये सवाल आया था, 11th का था। और इस सवाल जो पूछा गया था वो एंट्रोपी का पूछा गया था। आपको हमने क्लास में पढ़वाया है कि एंट्रोपी कणों की अस्त व्यस्तता को कहते हैं, कि यदि कणों की अस्त व्यस्तता ज्यादा होगी तो एंट्रोपी का मान ज्यादा रहेगा। इसका मतलब हम पढ़ते हैं कि यदि ठोस से लिक्विड में जाए तो भी एंट्रोपी बढ़ती है, और लिक्विड से गैस में जाती है तो भी एंट्रोपी बढ़ती है। बिकॉज इसका रीजन है कि कणों की अस्त व्यस्तता क्या हो जाती है, ज्यादा। तो इस सवाल में हमसे यही पूछ रहा है कि किस में एंट्रोपी का मान बढ़ेगा। ऑप्शन नंबर चेक करते हैं। नंबर एक द्रव, द्रव है और वो वाष्प में जाता है, तो बेसिकली है, मैंने आपको पहले भी बता दिया कि द्रव यदि वाष्प में जाएगा तो एंट्रोपी के मान में क्या होगी बताओ, वृद्धि होगी। द्रव यदि वाष्प में जाएगा तो एंट्रोपी के मान में क्या होगी, वृद्धि। अगला
एंट्रोपी बढ़ती है तो इसमें बढ़ेगी। चलिए, एक क्रिस्टलीय ठोस का टेम्परेचर टेम्परेचर था 103 केल्विन से 0 केल्विन तक घटता है, तो हम जानते हैं कि यदि टेम्परेचर घटेगा तो एंट्रोपी के मान में भी क्या आ जाती है, कमी आ जाती है। दूसरा, NaOH सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, Na2 सोडियम कार्बोनेट, CO2 और जल। तो हम यहां से डेल्टा Ng निकालेंगे, और डेल्टा Ng अगर हम निकालेंगे तो हमारे पास क्या रहेगा, 1 2 3 3 माइनस के 2 बराबर कितना आएगा, एक आएगा। एक आएगा तो इसका मतलब क्या है, डेल्टा Ng की वैल्यू कैसी है, हमारे पास पॉजिटिव है। और यदि डेल्टा Ng की वैल्यू पॉजिटिव है तो भी एंट्रोपी के मान में क्या होती है, वृद्धि होती है। हाँ जी, है ना। तो डेल्टा Ng की वैल्यू अगर पॉजिटिव है ना, तो पॉजिटिव है तो भी एंट्रोपी बढ़ेगी। क्लियर है। और एक है Cl2 से किस में जा रहा है, इसमें, तो इसमें भी आप निकाल लीजिए डेल्टा Ng की वैल्यू, और निकालेंगे तो क्या हो गया, 2 माइनस का 1 बराबर कितना आएगा, 1 आएगा। और इसमें भी डेल्टा Ng की वैल्यू क्या रहेगी सर, पॉजिटिव रहेगी। तो देखो, एंट्रोपी का मान C में भी बढ़ता है और D में भी बढ़ता है, तो कौन सा ऑप्शन रहेगा बताओ, ए रहेगा। ये हटेगा, ये भी क्रॉस हो गया, ये भी क्रॉस हो गया। करेक्ट आंसर इसका रहेगा कौन सा, सी, वो सेकंड, जिसमें कौन कौन से हैं आपके पास, जिसमें रहेंगे आपके पास एक तो ए, एक सी और एक डी। ये भी सवाल हमारी एनसीईआरटी से है, मैंने क्लास नोट्स में करवाया है। बार बार बोलता हूं कि एंट्रोपी से सवाल आएगा। एंट्रोपी में आपको कणों की डिसेबिलिटी देखनी है, यानी कि रैंडमनेस देखना है। रैंडमनेस ज्यादा रहेगा तो एंट्रोपी का मान भी ज्यादा होता है। ये भी क्वेश्चन अच्छा है। अगला सवाल देखो सर, क्वेश्चन नंबर है 52 54। अच्छा सवाल है, सिंपल सवाल है, हाइड्रोजन बॉन्ड का है। और हाइड्रोजन बॉन्ड भी हमने डिस्कशन किया है, बड़े अच्छे ढंग से हमने डिस्कशन किया है। क्या लिखा हुआ है देखना, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड इज प्रेजेंट इन, अंतः अणुक हाइड्रोजन बॉन्ड किस में उपस्थित है। तो देखो, सबसे जो अंतरा अणुक हाइड्रोजन बॉन्ड है एक ही अणु में होगा, वो ऑप्शन नंबर चौथा रहेगा। कि इसमें क्या रहेगा, ये आपके पास, एक सेकेंड चेंज करते हैं। हाँ जी, ये आपके पास होता है NO2, और एक आपके पास कौन रहेगा, OH। तो इन दोनों में क्या हो जाती है, बॉन्डिंग हो जाती है, और इस बॉन्डिंग का नाम होता है कौन सा, इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। सिंपल सवाल है, क्लास 11th के चैप्टर नंबर 4 में भी है ये। केमिकल बॉन्डिंग में दो प्रकार के होते हैं, एक इंटर होता है, एक इंट्रा होता है। ये अंत्य अणुक हाइड्रोजन बॉन्ड है, एक इंटर है और एक इंट्रा है। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर अपने पास है 55। ध्यान से सुनिएगा, अच्छा सवाल है, इंपॉर्टेंट सवाल है। और ये जो सवाल आया है वो क्लास 11th की एटॉमिक स्ट्रक्चर से आया है। क्लास 11th के एटॉमिक स्ट्रक्चर से सवाल है, ये भी एनसीईआरटी से है। द एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन द ग्राउंड स्टेट n बराबर 1 फॉर द हीलियम आयन इज -x जूल, देन दैट फॉर एन इलेक्ट्रॉन इन n बराबर 2 स्टेट फॉर बेरिलियम आयन इन जूल। क्या लिखा है कि हीलियम प्लस आयन की मूल अवस्था में, तो देखिए सर, हीलियम है, इस हीलियम की मूल अवस्था, मूल अवस्था को बोलते हैं कौन सी स्टेट है, बोलो ग्राउंड स्टेट है। और इस ग्राउंड स्टेट में n की वैल्यू कितनी है, बोलो 1। इसके लिए हमें ऊर्जा का मान दिया गया है -x जूल। दूसरा कोई आयन लिया है उन्होंने, और दूसरा आयन है बेरिलियम +3। और बेरिलियम +3 के लिए n बराबर तो है कौन सा, सेकंड। और Z आप जानते हो, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम का Z होता है 4। और हाइड्रोजन और हीलियम के लिए Z बराबर होता है कितना, सेकंड। आपको मैंने बहुत अच्छे ढंग से पढ़ाया है, बहुत अच्छे से पढ़ाया है कि जो एनर्जी होती है ई की जो वैल्यू होती है वो -13.6 इंटू Z² /n²। और ये होता है इलेक्ट्रॉन पर एटम, इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम में ये आपकी आती है।
यहां हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि ई प्रोपोर्शनल माइनस के जेड स्क्वायर वटे एन स्क्वायर। बड़े अच्छे ढंग से कर लेंगे इस सवाल को, बहुत सिंपल है। आपसे क्या पूछा है कि मूल अवस्था में तो एनर्जी इतनी है, तो वो पूछ रहा है बेरिलियम +3 आयन की n = 2 अवस्था में इलेक्ट्रॉन के लिए ऊर्जा कितनी होगी। ऑप्शन आप सुन लें, -k(x)(y9) 4x होगा, -k(4y9x) होगा, और लास्ट ऑप्शन है अपना -kx। ध्यान से सुने, अगर मैं इसमें पहले केस के लिए अगर मैं हीलियम के लिए लिखूं तो पता है जेड जेड कितना है बताओ, 2, और एन कितना है बताओ, 1। तो यहां पे आपके पास क्या हो जाएगा, जेड² वटे एन स्क्वायर। तो अपने पास क्या आ जाएगा, 4y1। सेकेंड, बेरिलियम के रेस्पेक्ट में अगर मैं लिखूं इस चीज को तो क्या होगा, बेरिलियम के रेस्पेक्ट में लिखेंगे ई वेरिलियम प्रोपोर्शनल -k(z)² डिवाइडेड बाई एन स्क्वायर। तो इसके लिए z की वैल्यू कितनी है, 4, 4 का स्क्वायर कितना रहेगा, 4 का स्क्वायर वटे z, और n कितना है, 2, 2 का स्क्वायर। तो 4 का स्क्वायर कितना, 16, और 2 का स्क्वायर 4। तो सीधा ही है कि 4 से 4 गया तो भी क्या बचा हमारे पास, 4yn। तो अब तो आप रिलेशन कर सकते हो कि उधर भी z²/n² का जो टोटल है जो भी आ रहा है वो 4yn आ रहा है, और इधर भी z²/n² का जो टोटल आ रहा है वो 4yn आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, यदि ऊपर वाले की एनर्जी -x जूल है तो नीचे वाले की भी एनर्जी कितनी होगी, -x जूल होगी। तो इसका करेक्ट जो आंसर रहेगा वो आंसर रहेगा आपका कौन से नंबर का, 4th नंबर का, यानी इसका आंसर रहेगा -x जूल। सवाल है, हम लिखाते हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर में, त्रिज्या निकालते हैं, रेडियस भी इंटेंसिटी वेलोसिटी भी निकालते हैं, और एनर्जी भी निकालते हैं। और जो एनर्जी का फॉर्मूला होता है वो -k(13.6) इंटू z² डिवाइडेड बाई n² होता है। और z² आप जानते हैं एटॉमिक नंबर होता है, n² आप जानते हैं वो उसकी स्टेज होती है कि कौन सी स्टेज में वो आता है, मूल अवस्था में आता है या उत्तेजित अवस्था में आता है, वो उसके अकॉर्डिंग हम निकाल लेते हैं। चलें आगे, अगला क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है 56 का, ये भी इलेक्ट्रोड विभव का है। ध्यान से सुने, क्या लिखा है, द E0 वैल्यू ऑफ Mn+3/Mn couple is more positive than that of the Cr+3/Cr और Fe+3/Fe+2 ड्यू टू चेंज ऑफ। क्या कह रहा है कि जो Mn है तो प्रैक्टिकल है, Mn+3/Mn के लिए जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू होती है वो पॉजिटिव होती है। तो इसका एकमात्र रीजन होता है, एकमात्र रीजन है इसका कि इसका स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन प्राप्त होना। और स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन प्राप्त होना इसका मतलब क्या होगा यहाँ पे कि वो स्थायी विन्यास में जाएगा। और आपको पता है मैग्नीज का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 25 होता है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, 3d5 4s2 होता है। तो 3d5 4s2 में आपको पता है Mn+3 के अंतर्गत कितने, 3 गए तो कितना विन्यास बचेगा, 3d4 बचेगा। और 3d4 से वो किस में जाएगा बताइए, Mn+2 में जाएगा। और Mn+2 में उसका विन्यास कितना हो जाएगा, 3d5 हो जाएगा। और 3d5 इसका मतलब वो d4 कॉन्फ़िगरेशन से कौन से कॉन्फ़िगरेशन में जा रहा है, d5 कॉन्फ़िगरेशन में जा रहा है। और d5 कॉन्फ़िगरेशन स्थायी विन्यास होता है, अर्थात यदि वो एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके d5 में चला जाए तो उसका स्थायी विन्यास होता है। और स्थायी विन्यास के लिए आपको वो कुछ भी कर सकता है, इसीलिए इसकी वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव। अगला सवाल, अगला सवाल है बहुत अच्छा सवाल, सिंपल वेज, बहुत हाई लेवल के सवाल हमने जीओसी में कर रखे हैं। शायद जो भी बच्चे हमसे जुड़े हुए हैं, जो शायद 11th और 12th में हमसे पढ़े या कहीं बीएससी की क्लासें ली है उन्होंने, चाहे वो फर्स्ट ईयर में है चाहे सेकंड ईयर में है, जरूर देखिए वीडियो को, आपको पता लग जाएगा कि कहाँ से सवाल कैसे आए। इजी गोइंग सवाल है बिल्कुल। 57 कह रहा है, देखना क्या सवाल है,
देखो ध्यान से क्या कह रहा है, ए कंपाउंड विद ए मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ C6H14 हैज टू टर्सरी कार्बन, इट्स IUPAC नेम इज। एक यौगिक है जिसका अणु सूत्र अभी हम लिखेंगे C6H14, C6H14 है, और वो क्या कह रहा है कि उसके अंतर्गत 2/3 कार्बन है। वैसे सवाल को हम जीओसी की चैप्टर होता है आइसोमेरिज्म, आइसोमर बनाते हैं, और आइसोमर में हम देख लेंगे कि कौन सा आपके पास वो है जिसमें 3 डिग्री कार्बन होगा। और 3 डिग्री कार्बन का क्या मीनिंग है कि उसके अंतर्गत जो कार्बन है वो 3 कार्बन से घिरा हुआ होगा। वो कंपाउंड हमें सेलेक्ट करना है केवल, और सेलेक्ट में भी कुछ भी नहीं है। देखो मैं आपको बता दूं, इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो ये रहेगा। कैसे बना के देखते हैं, देखो ब्यूटेन की स्ट्रक्चर बना रहे हैं हम, 4 कार्बन हमने ये ले लिए, ये देखो 1 2 3 4। 2 पे क्या लगाएंगे हम, मिथाइल लगाएंगे, और 3 पे भी मिथाइल लगाएंगे। अब हम डिग्री चेक कर लेते हैं डियर। देखो डिग्री चेक करने के लिए मैंने आपको जीओसी में शुरुआत में पढ़ाते हैं कि यदि कोई एक कार्बन से घिरा हुआ है तो 1 डिग्री होगा, 2 से घिरा हुआ है तो वो 2 डिग्री होगा, और यदि वो 3 से घिरा हुआ है तो 3 डिग्री होगा, और यदि वो 4 से घिरा हुआ है तो उस कार्बन की जो डिग्री होती है वो 4 डिग्री होती है। बट 4 डिग्री हाइड्रोजन नहीं आता, 4 डिग्री कार्बन होता है, बट 4 डिग्री हाइड्रोजन नहीं होती। उसका रीजन है क्योंकि कार्बन की ऑलमोस्ट 4 वैलेंसी ऑक्यूपाइड हो जाती है। सामने सुने, देखो ये कार्बन 1 से घिरा है तो ये 1 डिग्री होगा, ये कार्बन 1 से घिरा है तो ये 1 डिग्री होगा, ये कार्बन 3 से घिरा हुआ है तो ये 3 डिग्री होगा, और ये कार्बन 3 से घिरा हुआ है तो ये 3 डिग्री होगा। तुम्हारा क्वेश्चन हो तो गया। क्या पूछ रहा था वो, 3 डिग्री कार्बन की तो बात कर रहा था कि 3 डिग्री कार्बन कितने हैं और कितने चाहिए हमें, 3। तो ऑप्शन नंबर कौन सा रहेगा आपका, सेकंड। अगले सवाल, ये हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि जो भी हमसे पढ़ा हुआ है या जहां से भी जुड़ा हुआ है, या वो पहले पढ़ा है या निकल गया है, वो जरूर हमने याद करेगा कि हाँ ये चीज हमने पढ़ी है, और इतनी इजी गोइंग है। नेक्स्ट सवाल देखो, अच्छा सवाल है, बहुत बार हम डिस्कशन करते हैं, बहुत अच्छे ढंग से पढ़ाते हैं, नोट्स में मेंशन है। विशेषकर जो 12th क्लास वाले विद्यार्थी हैं और 11th क्लास वाले विद्यार्थी हैं वो जरूर देखें वीडियो को। देखो क्या लिखा है, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट। स्टेटमेंट फर्स्ट क्या है, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द 3 आइसोमर पेंटेन फॉलो द ऑर्डर, एन पेंटेन, आइसोपेंटेन, नियोपेंटेन। Second statement, when the branching increases, the molecule attain a shape of sphere. This result in a smaller surface area of contact, due to which the intramolecular force between the spherical molecules are weak, thereby lowering the boiling point. पेंटेन के 3 आइसोमर होते हैं। पेंटेन का पहला आइसोमर होता है पेंटेन, जिसका नाम आइसोपेंटेन होता है, ये भी हमने पढ़ाया है, बहुत अच्छे ढंग से डिस्कशन किया है, एन पेंटेन। दूसरा जो होता है वो आइसोपेंटेन होता है, आइसो वाला ये स्ट्रक्चर बना देंगे हम, ये आइसोपेंटेन होगा। और तीसरा जो होगा वो CH3, और वो कौन सा होगा, नियोपेंटेन होगा। और इसका जो नाम है डियर, नियोपेंटेन, जैसे जैसे ब्रांचिंग होती है, क्या बोला, जैसे जैसे ब्रांचिंग होती है, ब्रांचिंग होने से वो सॉलिड यानी गोलाकार रूप ले लेता है, और उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल कम हो जाता है, और पृष्ठीय क्षेत्रफल कम होने से क्या लिखा है, बॉइलिंग पॉइंट यानी क्वथनांक के मान में क्या आ जाती है, कमी। तो सबसे ज्यादा क्वथनांक किसका होता है, एनहेक्सेन का, दूसरा आइसोपेंटेन का, और तीसरा नियोपेंटेन का। तो स्टेटमेंट फर्स्ट भी सही है और स्टेटमेंट सेकंड भी सही है। कौन सा ऑप्शन रहेगा, फर्स्ट ये गलत है, तो कौन सा 4 नंबर का रहेगा, कथन फर्स्ट और कथन सेकंड दोनों ही क्या रहेंगे, सत्य रहेंगे। ये भी फिजिकल प्रॉपर्टीज, हेलो एल्केन और हेलो एरीन, चैप्टर नंबर 10 क्लास 12th ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से आया है, देख लेना, एनसीईआरटी में एज इट इज मेंशन है। तीन ही लिखाते हैं हम,
ये पेंटेन होता है, आइसोपेंटेन होता है और नियोपेंटेन होता है। शाखन बढ़ने पर लिख दें एक लाइन सामने, सुनिएगा। शाखन ब्रांचिंग, शाखन बढ़ने पर क्वथनांक कम होता है। क्या होगा? क्वथनांक कम होता है। देखो अगला सवाल क्या है, ये भी समझ लो, ये भी हमने कराया है। अच्छा सवाल है 59, थोड़ा सा दिमाग वाला सवाल है। क्या लिखा है कि सही अभिकर्मकों को पहचानिए जो निम्नलिखित रूपांतरण करते हैं। कैसे करेंगे? देखो रूपांतरण, कन्वर्जन, सुनो एक बार। देखो हमारे पास ये लिखा हुआ है, हम इसको बना लेते हैं। अपने पास ये चीज है CH2, CH डबल बॉन्ड CH2, और इससे हमें ये बनेगा CH2, CH2, CH2। हमने आपको क्या पढ़ाया, मैं याद दिला दूं। 12th क्लास का जो चैप्टर है, जिस चैप्टर का नाम है एल्कोहल फिनॉल ईथर, एल्कोहल फिनॉल ईथर। इस एल्कोहल फिनॉल ईथर में हमने एक रिएक्शन आपको करवाई है, आप याद करें। उस रिएक्शन का नाम है, बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसका नाम है हाइड्रोवोरिनीकरण ऑक्सीकरण। और इस हाइड्रोवोरिनीकरण ऑक्सीकरण में ऐसा लगता था कि यह विक्रिया एंटी मार्कोनिकॉफ नियम से होती है। और एंटी मार्कोनिकॉफ नियम क्या होता है? एंटी मार्कोनिकॉफ नियम का मतलब है कि ऋणात्मक भाग उस कार्बन पे या डबल बॉन्ड पे जुड़ता है जहां हाइड्रोजन की संख्या क्या होती है? मैक्सिमम होती है। तो इसका मतलब यदि मैं हाइड्रोबोरिनीकरण कराऊं B2H6 के साथ, और यदि मैं रिएक्शन करवाऊं, तो ऋणात्मक भाग है वो कहां जुड़ेगा? और ऋणात्मक भाग का मतलब B2H6 के साथ, और जो सेकंड हम कराते हैं वो क्या इसके साथ कराते हैं? H2O2 के साथ कराते हैं। तो यदि मैं इस वाली रिएक्शन की अभिक्रिया पहले तो करा दूं किसके साथ? B2H6 के साथ, और सेकंड करा दूं मैं हाइड्रोजन परऑक्साइड के साथ। तो इस वाले पे हाइड्रोजन ज्यादा है, इस वाले पे हाइड्रोजन कम है, तो ये नेगेटिव पार्ट मींस OH यहां जुड़ेगा, और अपने पास ये चीज बन के रेडी हो जाएगी CH2, CH2, और यहां पे मिलेगा CH2, और यहां पे मिलेगा OH। अभी एल्कोहल तो हमारे पास आ जाएगा। दूसरी बात करते हैं हम, लेकिन हमें तो एल्डिहाइड बनाना है। इस एल्डिहाइड वाले चैप्टर में हमने एक रिएजेंट आपको पढ़ाया था, प्रीडीनियम क्लोरोक्रोमेट। क्या बोला? प्रीडीनियम क्लोरोक्रोमेट, जिसका शॉर्ट नाम होता है PCC। और ये PCC क्या करता है? इसको, किसको? इस एल्कोहल को कन्वर्ट कर देता है किसमें? एल्डिहाइड में। तो करेक्ट ऑप्शन इसका क्या रहेगा? आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं। VH3 बिल्कुल है, ये अपना नंबर 1, ये नंबर 2, और ये नंबर 3। करेक्ट ऑप्शन इसका कौन सा रहेगा? पहला रहेगा। बाकी आप कोई सा ही चेंज कर लें, ये किसी में ये आपको नहीं मिलेगा। अच्छा सवाल था। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 60। अच्छा सवाल, आ जाइए सर। केमिकल काइनेटिक्स। एक एक सवाल आपकी ये क्लास 12th का चैप्टर नंबर 4 केमिकल काइनेटिक्स से है। हमने करवाया था आर्रीनियस इक्वेशन, लास्ट चलता है केमिकल काइनेटिक्स में। हमने फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, जीरो ऑर्डर, इवन BSc सेकंड ईयर में तो हमारे पास, या फर्स्ट ईयर में हम थर्ड ऑर्डर और आपके फोर्थ ऑर्डर या nth ऑर्डर की भी बात करते हैं, लेकिन हमारे 12th लेवल पे दो ही हैं, एक तो जीरो ऑर्डर और एक फर्स्ट ऑर्डर। सुने, ध्यान से सुनिएगा, अच्छा सवाल है। क्वेश्चन क्या है देखो, ये कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा ln के और 1y के बीच आरेख है? आर्रीनीय समीकरण बिल्कुल सिंपल है, करवाया है। इवन कमजोर से कमजोर विद्यार्थी भी इस क्वेश्चन को हल करेगा, उसके नोट्स में भी है, एज इट इज है। हाँ जी, आर्रीनियस इक्वेशन की बात करें तो K बराबर होता है A
e की घात माइनस के EA अपॉन RT। ये हम आर्हेनियस इक्वेशन पढ़ते हैं। और आपको पता है दोनों तरफ क्या ले लें हम, लघु गुणक ले लें। लघु गुणक का मतलब लघु गुणक या नेचुरल लॉग ले लें। नेचुरल लॉग क्या होगा बोलो, ln के बराबर ln ए माइनस के ए अपॉन RT ln ई का बेस ई। और यदि ln ई का बेस ई है तो आपको पता है उसकी वैल्यू कितनी है, एक। तो बोलो ln के बराबर ln ए माइनस ई ए डिवाइडेड बाई RT। इसको मैं थोड़ा सा और सिस्टेमेटिक ढंग से लिखें, ln के बराबर माइनस के ई ए डिवाइडेड बाई RT प्लस के ln ए, जिसकी हम तुलना कर सकते हैं y बराबर mx प्लस सी। सरल रेखा का इक्वेशन है, और सरल रेखा का इक्वेशन है तो y अक्ष पे तो क्या लेंगे हम, ln के, और x अक्ष पे क्या लेंगे हम, 1/t। और ये mx इसका ढाल है, और ये स्लोप कहाँ जाएगा, नेगेटिव में। तो आप बना के देखो एक बार, ये मेरे पास ये रहा ln के y एक्सिस पे, 1/t x एक्सिस पे, जहां से ग्राफ इंटरसेप्ट करता है उसका नाम क्या है बोलो, ln ए। ग्राफ नीचे जाएगा, नीचे जाएगा तो इसका जो ढाल होगा और जो स्लोप होगी वो स्लोप क्या होगी बोलो, माइनस के ए अपॉन RT। तो हमारे पास ये भी सवाल है, आप मैच कर लीजिए। देखिए विश्वास, नोट्स खोलिए अपने क्लास 12th का, नोट्स खोलो आप, उस नोट्स में मिलेगा सर आपको ये क्वेश्चन, आप खुद बोलोगे। और देखो ये पॉजिटिव ये नहीं है, ये नहीं है, और आपको पता है कौन सा होगा ये तीसरे नंबर का ग्राफ, तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा रहेगा, तीसरा है। करवाया है, न्यूमेरिकल सारे करवाए एनसीईआरटी के, एनसीईआरटी प्लस एनसीईआरटी एग्जाम्पलर। अक्सर हम बोलते हैं आपसे कि एनसीईआरटी को करो, सवाल आएंगे क्योंकि एनसीईआरटी वैलिड है। बच्चे भागते रहते हैं, एनसीईआरटी पे ध्यान नहीं दे रहे, अदर अदर जो बुकें चलती हैं उन पे ज्यादा ध्यान है। क्वेश्चन एनसीईआरटी से आएगा, मैच कर लो। अगला सवाल, अगला सवाल है हमारा क्वेश्चन नंबर 61। 61 देखो आप, द मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन अमंग द फॉलोइंग इज। और कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी का हम चेक कर लेंगे इसमें कौन से हाइड्रोजन के बेस पे, अल्फा हाइड्रोजन के बेस पे। और अल्फा हाइड्रोजन के बेस पे जिसमें जितने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन होंगे उसमें, जिसमें जितने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन होंगे उसकी स्टेबिलिटी उतनी ही ज्यादा होगी। और किसकी बात करेंगे, अल्फा हाइड्रोजन की। और अल्फा हाइड्रोजन एक इफेक्ट पढ़ते हैं हम जिसका नाम है कौन सा, अति संयुग्मन प्रभाव। अति संयुग्मन प्रभाव के आधार पे हम उसकी बात करेंगे। चेक कर लेते हैं, देखो ध्यान से सुने। नंबर एक देखो, अल्फा हाइड्रोजन जो ये कार्बोकैटायन है इसके पास वाले कार्बन पे कितने हाइड्रोजन है, 3 अल्फा हाइड्रोजन। इस वाले पे 2 अल्फा हाइड्रोजन। तो इस वाली मॉलिक्यूल्स में टोटल कितने अल्फा हाइड्रोजन हैं, 5 अल्फा हाइड्रोजन है। इस वाले की बात कर लेते हैं, इसके बाद ये वाला कार्बन, और इस पे कितना है बोलो, 1 अल्फा हाइड्रोजन है। अल्फा हाइड्रोजन कैसे काउंट करते हैं बताया होगा आपको, कि जो प्लस है ना पॉजिटिव चार्ज, उसके पास वाले कार्बन पर नंबर ऑफ हाइड्रोजन आर नोन अल्फा हाइड्रोजन। देखो ये प्लस है, इधर कितने बताओ, दो, एक ये रहा, एक ये रहा, इसके बोलो एक ये रहा, एक ये रहा, 3 और 3 और 2 5 और 2 7, इसमें कितने अल्फा हाइड्रोजन हैं बताइए सर, 7। और लास्ट है इसमें, इस वाले पे कितना, देखो 1 2 3, एक एक हाइड्रोजन है शायद यहां से, और इधर इस वाले पे कितने, 2 हाइड्रोजन है, 1 और 2। तो कितने अल्फा हाइड्रोजन रहे यहाँ पे, 3 अल्फा हाइड्रोजन। मैंने बताया है आपको, बहुत बार पढ़वाया है आपको, स्टेबिलिटी चेक। आपको पता है कि नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन इंक्रीजेज तो क्या बढ़ेगा बताओ, स्टेबिलिटी इंक्रीजेज। तो बताइए मुझे कौन सा करेक्ट ऑप्शन रहेगा जिसमें नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा होंगे, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, थर्ड।
तीसरा करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 62 थर्मोडायनेमिक क्लास 11th में से आया है। थर्मोडायनेमिक बहुत अच्छे पढ़ाते हैं, कुछ इंस्टीट्यूट्स में पढ़ाते ही नहीं है। ये थर्मोडायनेमिक है, बहुत अच्छे ढंग से पढ़वाया है। पहला ही होता है प्रोसेस और टाइप्स ऑफ प्रोसेस, समतापी जिसमें टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। सेकंड, क्या करूं, इससे इजी क्या होगा, करवाया है, मेहनत की है, आपको विश्वास दिलाते हैं कि सारे क्वेश्चन आपकी कॉपी में हैं, होंगे। मेहनत का फल मीठा होता है अगर आपके अंतर्गत जुनून है तो। समायतनिक प्रक्रम आयतन पे होगी, दाबी प्रक्रम दाब पे होगी, और जो थर्मस है रुद्धोष्म एडियाबैटिक, उसमें ऊष्मा का कोई विनिमय नहीं होता। तो कौन सा है, मैच कर लो। ए वाला तो जा रहा है आपके पास सेकंड में, बी वाला जा रहा है आपके पास थर्ड में, सी वाला जा रहा है आपके पास फोर्थ में, और आपके पास डी वाला जा रहा है आपके पास फर्स्ट में। तो देखो, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फर्स्ट, करेक्ट ऑप्शन थर्ड। हाँ जी। अगला क्वेश्चन 63, ये भी सरल है भाई, ये भी कोऑर्डिनेशन का है, कोऑर्डिनेशन का भी करवाया है आपको, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में करवाया है ये। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का मतलब कोऑर्डिनेशन है, और कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री है ना, वो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में आपको पता है ये है 9th चैप्टर है, बहुत अच्छे से करवाया है। देखो मैं आपको बता दूं, देखो ये उभयदंतुक लिगेंड है, और उभयदंतुक लिगेंडों के द्वारा जो समावयवता दर्शाई जाती है वो बंधक समावयवता होती है। जो स्टूडेंट पास किया है वो समझ रहे हैं इस बात को। ये आयन है, मैंने खूब लिखा है, आयनों के द्वारा जो समावयवता होती है उसको आयनन समावयवता कहते हैं। और यदि आपके पास दो कंपाउंड मिल जाएं, एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है, तो उनके द्वारा उपसह संयोजन समावयवता दिखाई जाती है। और यदि जल के अणु हैं तो उनके द्वारा एक समावयवता दिखाई जाती है जिसका नाम होता है हाइड्रेट समावयवता। पहले का सेकंड के साथ, ये रहा ऑप्शन, ये दो तो कट गए। वी का थर्ड के साथ, तो ऑप्शन नंबर कौन सा है, फोर्थ। पता है, पढ़ाया है ना, आएगा क्यों नहीं, होगा। अगर आप थोड़ी सी भी मेहनत करते हो और अपनी ईमानदारी के साथ अगर मेहनत करते हो तो ये क्वेश्चन होंगे। कॉन्फिडेंट है, 11th प्लस 12th की कहीं जाने की कोई आवश्यकता नहीं दी, आपकी कॉफी से है सवाल। अगला सवाल अच्छा है, पहला ही सवाल है, देखो इसको कर लेते हैं कि सोडियम हाइड्रोक्साइड के 1 ग्राम को 0.75 MSCl विलियन के 25 ml के साथ उपचारित किया जाता है। शेष अनअभिकृत सोडियम हाइड्रोक्साइड का द्रव्यमान बराबर होगा। लिखा है 1 ग्राम ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड वाज ट्रीटेड विद 25 ml of 0.75 MSCl solution. The mass of sodium hydroxide left unreacted is equal to, समझें, सवाल इंपॉर्टेंट है, थोड़ा समझें। देखो जब मैं रिएक्शन करवा रहा हूं, मैं आपको डायरेक्ट बता रहा हूं कि NaOH की अभिक्रिया आप अगर HCl के साथ करवाते हो तो यहाँ पे जो बनता है वो NaCl बनता है, और आपके पास क्या बनता है, जल बनता है। आपको दिया है क्वेश्चन में कि NaOH का ग्राम 1 ग्राम है, और इसके लिए दो चीज आपको दिए कि इसका जो वॉल्यूम है वो वॉल्यूम तो है आपके पास 25 ml है, और इसकी जो मोलैरिटी है वो मोलैरिटी कितनी है, 0.75 है। वो कह रहा है कि अनअभिक्रियत, अनअभिक्रियत का मतलब है अनरिएक्टेड, जो क्रिया नहीं करेगा, इसका मतलब वो एक्सिस में रहेगा। अगर वो कम में रहता तो उसको हम लिमिटिंग रिएजेंट बोलते, लेकिन वो एक्सिस में है, अगर एक्सिस में है तो वो ज्यादा में रहेगा, और ज्यादा में रहेगा तो रिएक्शन मिक्सचर में बच जाएगा, यानी वो रिएक्ट नहीं करेगा। अब इसके लिए दो चीजें कि हमें एलआर देखना पड़ेगा, और एलआर भी पढ़ाया मैंने, लिमिटिंग रिएजेंट कैसे निकालते हैं, मोल वटे स्टाइक्योमेट्रिक कॉफिशिएंट, मोल वटे स्टाइक्योमेट्रिक कॉफिशिएंट का योग जो आना चाहिए वो मिनिमम आना चाहिए, वही तो एलआर होगा, और जो कम होगा उसके बेस से रिएक्शन चलेगी, और बाकी जो क्रिया नहीं करेगा वो बच जाएगा। तो ध्यान से देखो, ग्राम
तो NaOH की बात कर लें, NaOH के लिए देखिए कि ग्राम में मात्रा कितनी है 1 और अणुभार कितना है आपका 14 है। हाँ जी, यहां से बात करते हैं मोलैरिटी बराबर क्या होता है, मोल डिवाइडेड बाई वॉल्यूम, और वॉल्यूम ml में होगा तो ऊपर मल्टीप्लाई 1000 से करेंगे। मोल बराबर मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम डिवाइडेड बाई 1000। मोलैरिटी कितनी है 75 इंटू वॉल्यूम कितना है 25 डिवाइडेड बाई 1000। ठीक है, तो हमने इसकी कैलकुलेशन कर रखी है, कितनी वैल्यू आई है देखो एक बार। हाँ जी, लगभग 0 पॉइंट, इस वाले की लिख दें हम 0.02, 0.02 ये इसकी कैलकुलेशन है। और जो इस वाले की कैलकुलेशन हम करेंगे वो इस वाले की कैलकुलेशन है 0.01875, ये इस वाले की कैलकुलेशन हमारे पास ये भी आ गया। तो देखो यहां से हम क्या रख सकते हैं इसके अकॉर्डिंग, देखें ये तो ज्यादा में, ये आपके पास कम में है, तो ये तो क्या हो गया हमारे पास LR होगा। अभी भी देख लेंगे LR निकालने के लिए, तो एक बार सुने LR कैसे निकालेंगे। मोल कितने बोलो 0.025 डिवाइडेड बाई स्टाइक्योमेट्रिक कॉफिशिएंट इसका कितना है बोलो एक, इसका भी एक 1 तो इसके 0.01875 डिवाइडेड बाई 1। तो जब स्टाइक्योमेट्रिक कॉफिशिएंट इतना है तो वैल्यू भी LR की कितनी आएगी, सेम ही आएगी। तो क्या आया बताओ 0.025, और इधर क्या आया बोलो 0.01875। ये ज्यादा, ये कम है, ये ज्यादा है। तो मुझे बताइए कि जब ये इतना है, ये इतना है, तो अनरिएक्टेंट यानी अभिक्रियत जो रिएक्ट नहीं करेगा, वो रिएक्ट नहीं करेगा, वो 0.01875 है ना। और इसमें से क्या, अगर मैं यहां इसमें से इसको माइनस कर दूं 0.025 को, तो वो शेष बचेगा कि नहीं बचेगा, क्योंकि इतने के साथ इसका इतना तो क्रिया कर लेगा और बाकी शेष बच जाएगा। और लगभग इसकी जो वैल्यू आ रही है आपके पास, वो इसकी वैल्यू आएगी हमारे पास, इसकी वैल्यू है 0.00625, ये शेष बचा। लेकिन आपको पता है वो जो द्रव्यमान जो पूछ रहा है वो ग्राम में मिलीग्राम में पूछ रहा है। तो अभी तो हमारे पास ये है, तो हम क्या जानते हैं, एक और फॉर्मूला अपने पास देखो, मोल से ही निकालेंगे। मोल बराबर ग्राम में मात्रा बटे अणुभार। मोल आ गए हमारे पास कितने 0.00062, अणुभार से गुणा कर देंगे, अणुभार कितना 40, तो किसकी मात्रा आएगी बोलो ग्राम में मात्रा, और इसकी जो कैलकुलेशन आएगी वो आएगी 0.25 ग्राम। बट हमारा आंसर तो 0.25 ग्राम नहीं है, वो हमसे क्या पूछ रहा है, मिलीग्राम में पूछ रहा है। तो मिलीग्राम में जो इसका आंसर आएगा गुणा कर देंगे हम 0.25 इंटू 1000, तो इससे की जाएगा ये 100, ये 20 कैंसिल आउट, और अपने पास 250 आंसर आएगा इसका करेक्ट मिलीग्राम। और करेक्ट आंसर आएगा पहले नंबर का, यानी इसका जो आंसर है वो 250 मिलीग्राम है। ये लिमिटिंग रिएजेंट से सवाल था, इजी था, थोड़ी सी कैलकुलेशन हार्ड थी जो कि हो जाती। अगला सवाल, अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 65। देखो ये भी अच्छा सवाल है और नॉर्मल बेस का है, हम इसको डायरेक्ट कर लेते हैं कि विच रिएक्शन इज नॉट ए रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स रिएक्शन कौन सी नहीं है, तो छोटी क्लासों की बात है कि अगर पॉजिटिव चार्ज में वृद्धि होती है तो ऑक्सीडेशन होता है, और नेगेटिव चार्ज यानी प्लस धनावेश बढ़ता है या ऋणावेश बढ़ता है, धनावेश बढ़ेगा तो ऑक्सीकरण है, ऋणावेश बढ़ेगा तो अपचयन है। इलेक्ट्रॉन का त्यागना ऑक्सीकरण है, इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करना अपचयन है। लेकिन आजकल हम देखते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट से
और यदि किसी की ऑक्सीडेशन स्टेट सेम रही है, कोई चेंज नहीं आया, तो कोई चेंज नहीं आया तो वो रिएक्शन कौन सी रहेगी? रेडॉक्स रिएक्शन रहेगी। रेडॉक्स रिएक्शन नहीं रहेगी, और यदि ऑक्सीडेशन स्टेट में चेंज आ गया तो वो रेडॉक्स रिएक्शन होगी। देखो मैं आपको इसको करा दूं, आपके पास ये रहा BeCl2 ऑप्शन नंबर थर्ड। BeCl2 को मैं लिख देता हूं BeCl2 Na2 सोडियम सल्फेट इक्वल बेरिलियम सल्फेट प्लस ऑफ 2NaCl। देखो यहाँ पे भी इसका +2, इसका -1, इसका +2, सल्फेट का -1, सोडियम +1, Cl -1। सल्फर निकाल लो आप, 2 + x - 8 इक्वल 0। x बराबर 8 - 2 बराबर कितना बोलो? 6। इधर भी देखो सल्फर का 2, वही आएगा मेरे हिसाब से। यहाँ पे भी कितना है? 6। जब बेरिलियम का ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है तो +2 से +2 में नो चेंज, Cl में भी नो चेंज, सल्फर में भी नो चेंज। जब कोई चेंज ही नहीं हुआ तो क्या होगा सर? वो रेडॉक्स रिएक्शन थोड़ी रहेगी। ये तो केवल आपको पता है डबल साल्ट, डबल डिस्प्लेसमेंट है, द्विविस्थापन है, कि बेरिलियम की जगह तो सोडियम, बेरिलियम सोडियम की जगह आ गया और सोडियम बेरिलियम। 10th क्लास की साइंस का सवाल है ये। 10th क्लास में दो प्रकार की रिएक्शन चलती है, एक तो सिंगल डिस्प्लेसमेंट एकल विस्थापन, और एक होता है डबल डिस्प्लेसमेंट द्विविस्थापन। तो ये द्विविस्थापन का उदाहरण है, वहां से है इसका बेसिक। चलो अगला सवाल देखो अपने पास, क्वेश्चन नंबर 66। ये आपकी, ये जो सवाल आया है हमारा, वो सवाल आया है आपके पास कहां से? ये जो सवाल है हमारा इक्विलिब्रियम से है। और इक्विलिब्रियम कहाँ है? इक्विलिब्रियम जो है हमारा चैप्टर नंबर 7 है, 11th क्लास का है। ध्यान से सुने आप। ये कह रहा है कि एक रिएक्शन है 2A इज इक्वल टू B + C। तो इसके लिए अगर मैं Q निकालूं तो क्या होगा? QC इक्वल उत्पादों की सांद्रता यानी B की कंसंट्रेशन, फिर C की कंसंट्रेशन, फिर A की कंसंट्रेशन, और सबकी कंसंट्रेशन सेम है। तो क्या लिखूं बोलो? 2 × 10⁻⁻3, 2 × 10⁻³ डिवाइडेड बाई 2 × 10⁻³ का स्क्वायर। ये तो बराबर बात हो गई। तो यहां से QC की वैल्यू कितनी आ गई? 1 आ गई। अपने पास इसी क्वेश्चन में दिया है KC बराबर 4 × 10⁻³ सवाल सिंपल है। मैंने आपको एक चीज लिखाई है यहां से कि यदि QC और KC की वैल्यू ए बराबर आ जाए तो यहां से रिजल्ट आएगा कि QC इक्वल KC। तो ध्यान रखना, ऐसी जो अभिक्रिया होती हैं वो इक्विलिब्रियम पर होती हैं, साम्य अवस्था पर होती हैं। समझ में आ रहा होगा आपके। सेकंड, यदि QC इज ग्रेटर देन KC, ये एनसीईआरटी के पेज नंबर देख लेना आप, एनसीईआरटी से भी है ये चैप्टर नंबर 7 का, और सिंपल कैलकुलेशन है। जबकि एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में या एनसीईआरटी की बुक है उसमें तो हाई लेवल के सवाल दे रखे हैं, उनकी तो कैलकुलेशन से आंसर भी नहीं आता है। बच्चा पूछता है सर ये कैलकुलेशन होती नहीं है, देख लो आप नीट में, सिंपल है। वो जहां तक ऐसी मिलेगी, 2 3 4 सवाल तो टफ होंगे, बट जहां तक ऐसी मिलेगी कि वो कैलकुलेशन हो जाती है। चलो, तो इसका मतलब ये रिएक्शन कौन सी में जाएगी? बैकवर्ड में जाएगी। और तीसरी कंडीशन आपके पास है, QC कम होगा KC से तो वो फॉरवर्ड, यानी फॉरवर्ड माने आगे जाएगी। तो बताइए मुझे, QC कितना है? 1। KC की वैल्यू, KC यानी QC ज्यादा है किससे? KC से। तो इसका मतलब अभिक्रिया कौन सी दिशा में जाएगी? पश्चिम दिशा में। करेक्ट आंसर सेकंड रहेगा, द रिएक्शन हैज ए टेंडेंसी टू गो इन बैकवर्ड डायरेक्शन। ये आपका क्वेश्चन नंबर 66 है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 67। बढ़िया सवाल, बहुत इंपॉर्टेंट सर, करवाया है मैंने। खुशी होती है जब क्वेश्चन आते हैं एज इट इज। लिखा है ए कंपाउंड अमोनिया, अमोनिया की स्ट्रक्चर बोलो
3+1 बराबर 4, 4 पे हाइब्रिडाइजेशन sp3, और sp3 है तो कौन सा मेटल होगा बताओ? पिरामिडल, यानी अमोनिया की आकृति पिरामिडल। Brf ब्रोमीन 16 ग्रुप का 5 सिग्मा, ब्रोमीन है 17 ग्रुप का 5 सिग्मा, एक लॉन पेयर 6, 6 पे हाइब्रिडाइजेशन sp3d2, और इसकी आकृति होगी क्या? वर्ग पिरामिडीय। जीनोन 18, जीनोन में कितने? 4 सिग्मा, 2 लॉन पेयर, वैल्यू 6, हाइब्रिडाइजेशन sp3d2, और क्या रहेगी उसकी जीनोन का? और वर्ग समतलीय, और SF6 की 6+0 संकरण sp3d2, और क्या रहेगा? हाइब्रिडाइजेशन। इसका मतलब पहला वाला पहले से होगा, और ये ऑप्शन नंबर केवल 4th में है। बी वाला चौथे से रहेगा, सी वाला सेकंड से रहेगा, और डी वाला थर्ड से रहेगा। ऑप्शन नंबर 44। सवाल है, छोटा सा सवाल है। ऊर्ध्वपातन सब जानते हैं कि ठोस से डायरेक्ट किस में बदल जाए? द्रव में, ना जाके किस में चला जाए? वाष्प में चले जाए, उसे सब्लिमेशन कहते हैं। और वो कौन सा है? ये रहा, देखना डायरेक्ट। ऑन हीटिंग सम सॉलिड सब्सटेंस चेंज फ्रॉम सॉलिड टू वेपर स्टेट विदाउट पासिंग थ्रू लिक्विड स्टेट, द टेक्निक यूज फॉर द प्योरिफिकेशन ऑफ सच सॉलिड सब्सटेंस बेस्ड ऑन द एबव प्रिंसिपल इज नॉन सब्लिमेशन। क्या कहलाती है वो? सब्लिमेशन कहलाती है। क्वेश्चन नंबर अगला बड़ा इजी है, 6-9। देखो केपी और केसी समान नहीं है, देखो ध्यान से सुने। अगर डेल्टा एनजी की वैल्यू 0 है तो केसी बराबर होगा केपी के। अगर डेल्टा एनजी की वैल्यू ज्यादा है, तो डेल्टा एनजी की वैल्यू अगर ज्यादा है तो केपी ज्यादा होगा किससे? केसी से। और तीसरे नंबर का, यदि डेल्टा एनजी लेस देन 0 है तो केपी कम होगा केसी से। ये आपकी टर्मिनोलॉजी रहेगी। चेक कर लेते हैं ऑप्शन को। 2-2 डेल्टा एनजी की वैल्यू आई, बोलो 0। 1-2 डेल्टा एनजी की वैल्यू आई 0। 1-2 डेल्टा एनजी की वैल्यू आई 0। तो 0 आई तो इनके लिए तो केपी और केसी का मान क्या रहेगा? समान रहेगा। बट क्या पूछ रहा है? समान नहीं है, और समान नहीं है तो 1 और 1, और इधर 1, तो देखो 2 में से 1 गया तो कितनी आई? 1 बचा। इसका मतलब डेल्टा एनजी की वैल्यू पॉजिटिव आई है। पॉजिटिव अगर आई है तो आप एक रिलेशन पढ़ते हो, केपी इक्वल्स केसी इंटू आर टी की पावर डेल्टा एनजी। इसका मतलब वैल्यू पॉजिटिव है तो कौन ज्यादा होगा? केपी ज्यादा होगा केसी से। तो केपी और केसी की वैल्यू इक्वल नहीं होगी। ऑप्शन नंबर 4। अगला सवाल ये भी है। आपको पता है पीरियोडिक टेबल में ऊपर से नीचे जाने पर धात्विक गुण बढ़ते हैं, और धात्विक गुण बढ़ते हैं तो धात्विक गुण बढ़ने के कारण यह एक प्रभाव होता है जिसका नाम होता है अक्रिय युग्म प्रभाव, के कारण एस कक्षकों का बंध निर्माण में भाग नहीं लेना क्या कहलाता है? अक्रिय युग्म प्रभाव। तो वही है ये कि कौन निम्न में से कौन सा तत्व -2 ऑक्सीकरण अवस्था नहीं दर्शाता? तो वो कौन सा है आपका? तीसरे नंबर का, और वो कौन सा है? पोलोनियम। ये आपके क्वेश्चन नंबर हुए। अगला सवाल क्या कहता है देखो, ये भी एनसीईआरटी से ही है, हाइड्राइड का है, पी ब्लॉक से। बढ़िया सवाल है, थोड़ा सा समझने वाला है। एक्सेप्शन हम लिखाते हैं, और ये क्रम हमें याद भी रखना है। ये क्रम होता भी नहीं है बट हमें ये याद रखना है, वैसे ये अनफॉलो करेगा। ये क्रम है, क्या क्रम है बोलो? H2O का ग्रेटर देन H2TE, H2SE इज ग्रेटर देन H2S। आपको पता है ये 16 ग्रुप का है। ओ स्टाइल से टी4,
ये आएगा, एक सेकेंड, इसका आएगा, हाँ, ओल्ड स्टाइल से टीपो। आपको पता है कि यदि हम ग्रुप में जाएं, अप टू डाउन डाउन जाएं, तो मॉलिक्यूलर वेट बढ़ता है, और मॉलिक्यूलर वेट बढ़ता है तो क्या होगा, गलनांक और क्वथनांक के मान में वृद्धि होती है। लेकिन यहाँ पे क्या है, H2O का क्वथनांक ज्यादा है। क्या लिखा है, समूह 16 के तत्वों के हाइड्राइडों के क्वथनांक निम्नलिखित नियमों का पालन करते हैं। इसका मतलब ये तो H2O में हाइड्राइड बना लू, इसका हाइड्राइड क्या बनेगा बताओ, H2O। इसका हाइड्राइड क्या बनेगा, H2S। इसका हाइड्राइड क्या बनेगा, H2SC। और इसका हाइड्राइड क्या बनेगा, H2T। ये एक रेडियो एक्टिव तत्व होता है, इसकी बात नहीं करते। इसका मतलब क्या हो गया, मॉलिक्यूलर वेट तो बढ़ रहा है, बट सबसे ज्यादा क्वथनांक किसका है, वाटर का। जबकि होना क्या चाहिए था, कम होना चाहिए। और उसका एकमात्र रीजन है, और एकमात्र रीजन कौन सा बंद आ जाता है इसमें, हाइड्रोजन बॉन्ड आ जाती है। और हाइड्रोजन बॉन्ड स्ट्रांग होते हैं, जिनको तोड़ने के लिए एनर्जी ज्यादा देनी पड़ती है। और एनर्जी अगर ज्यादा देनी पड़ेगी तो इनके क्वथनांक के मान में क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। ये सवाल है। अब हम इसकी थ्योरी पढ़ लेते हैं। क्या कह रहा है, गिवन बिलो आर द टू स्टेटमेंट, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द हाइड्राइड ग्रुप 16 एलिमेंट फॉलो दिस ऑर्डर। यानी सबसे ज्यादा किसका है, H2O का। ये तो स्टेटमेंट पहला है, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, सबसे ज्यादा H2O का होता है। लेकिन ऑप्शन सेकंड क्या कह रहा है, ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर मास। यानी कि जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ेगा तो मॉलिक्यूलर वेट बढ़ेगा, और मॉलिक्यूलर वेट बढ़ेगा तो बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ेगा। बट क्या होगा, मॉलिक्यूलर मास H2 इज एक्सपेक्टेड टू हैव लोअर बॉइलिंग पॉइंट देन द अदर मेंबर ऑफ द ग्रुप। यानी H2O का मॉलिक्यूलर वेट के हिसाब से तो कम होना चाहिए था, बट ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एक्सटेंसिव हाइड्रोजन बॉन्ड, इसका मतलब विस्तृत बहुत ज्यादा मात्रा में हाइड्रोजन बॉन्ड होता है किसमें, वाटर में, इट हैज हाइयर बॉइलिंग पॉइंट। इसका मतलब पहला भी सही है और दूसरा भी सही है, उसका एकमात्र रीजन है। और वो कौन सी बॉन्डिंग है, एच बॉन्ड। इस एच बॉन्डिंग से अभी तक हमारे कितने सवाल आ चुके हैं, 2 सवाल आ चुके हैं। अगला देखो, क्वेश्चन नंबर अगला देखो, ये भी है, ये भी समझ लो। ये क्लास 12th से आया है, और ये जो आया है वो एमीन नाम के चैप्टर से है। लिखा है, ये भी एनसीईआरटी की लाइन है कि एनिलीन जो होता है वो फीडल क्राफ्ट एल्किलीकरण अभिक्रिया नहीं देता। इसका मतलब क्या होता है, जो AlCl3 होता है ना, वो AlCl3 एक लुईस अम्ल है। और लुईस अम्ल होता है तो क्या आ जाता है, नाइट्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। और जब नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है तो वो निष्क्रिय प्रभाव उत्पन्न होता है, और निष्क्रिय प्रभाव को बोलते हैं हम डीएक्टिवेटिंग ग्रुप। डीएक्टिवेटिंग ग्रुप, और डीएक्टिवेटिंग अगर ग्रुप आ गया तो इसका मतलब ये फीडल क्राफ्ट रिएक्शन नहीं देता। सेकंड देखो, एनिलीन को ग्रेविल थैलेमाइड द्वारा नहीं बनाया जाता। एक विधि है, इंपॉर्टेंट चलती है हमारे में, जिसका नाम है ग्रेविल थैलेमाइड संश्लेषण। और ग्रेविल थैलेमाइड जो संश्लेषण है वो एमीन बनाने की विधि है। और ये एमीन की केवल कौन सी एमीन बनाती है, 1 डिग्री एमीन बनाती है, जबकि ये एनिलीन या एरोमेटिक एमीन नहीं बनाती है। इसका मतलब पहला करेक्ट ऑप्शन है, एनिलीन फीडल क्राफ्ट एल्किलीकरण अभिक्रिया नहीं देता, सही बात है। एनिलीन को ग्रेविल थैलेमाइड से नहीं बनाया जा सकता, ये भी सही बात है। तो क्या है, ऑप्शन नंबर 4, कथन 1 और कथन 2 दोनों ही सत्य हैं, ये भी एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। अगला सवाल, अगला सवाल आया है आपका, ये कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री से है। देखो क्या सवाल है, समझ लें। मैंने आपको 2 चीज बता रखी हैं। देखो, एक होता है स्ट्रॉन्ग लिगेंड, एक होता है वीक लिगेंड। अगर कोई स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो पेयरिंग हो जाएगी, और यदि कोई वीक लिगेंड है तो पेयरिंग नहीं होगी। अच्छा, अगर पेयरिंग हो जाएगी, यदि उसमें कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो उसकी जो प्रकृति होगी वो कैसी होगी बताओ,
प्रतिचुंबकीय होगी, और यदि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो उसकी जो प्रकृति होगी वो कैसी होगी, अनुचुंबकीय। दो कंपाउंड है, मैं आपको यही क्लियर कर देता हूं, CONH3 का होल 6+3 और COF6-3। यहां पे भी कोबाल्ट है, कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर होता है 27। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, 3d7 4s2, और यहां पे भी क्या होगा, 3d7 4s2। पूरी कथा सुन लें आप, इससे हल हो जाएगी, 1 मिनट लगेगी। अच्छा 3d7 है तो ऑक्सीडेशन स्टेट +3, यहां पे ऑक्सीडेशन स्टेट वही +3 आएगी, तो यहां से क्या बचेगा, D6 बचेगा, और यहां पे भी क्या बचेगा, D6 बचेगा। जबकि अमोनिया कौन सा लिगेंड होता है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड होता है, और फ्लोरीन कौन सा लिगेंड होता है, वीक लिगेंड होता है। तो स्ट्रॉन्ग लिगेंड में पेयरिंग हो जाएगी और वीक लिगेंड में पेयरिंग नहीं होगी। इसका मतलब डी की हम बना लें ऑर्बिटल डायग्राम, 1 2 3 4, कितने बने, 1 2 3 4 5। ये तो सिंपल है, बट स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो पेयरिंग हो जाएगी। तो बोलो 1 2 3 4, बोलो 2 इलेक्ट्रॉन इसमें, 2 इलेक्ट्रॉन इसमें, 2 इलेक्ट्रॉन इसमें, यहां यहां 6 भरेंगे, बोलो 1 2 3 4, बोलो 1 2 3 4 5 6। यहां अनपेयर इलेक्ट्रॉनों की नंबर कितनी है, 4, और यहां अनपेयर इलेक्ट्रॉन कितने हैं, बोलो 0। जिसमें 0 होते हैं वो तो प्रतिचुंबकीय है, और जिसमें 4 होते हैं वो कैसी होती है, अनुचुंबकीय है। अब आप पढ़ लो ऑप्शन को, सारे हल हो जाएंगे। देखो पढ़ते हैं, CONH3 और CO दोनों ही संकुल अष्टफलकीय, क्योंकि कोऑर्डिनेशन नंबर अगर 6 होता है तो उसकी ज्यामिति जो होती है वो आपकी कौन सी होती है, ऑक्टाहेड्रल होती है। और परंतु चुंबकीय व्यवहार, एक कैसा, प्रतिचुंबकीय, एक कैसा, अनुचुंबकीय। सेकंड, चुंबकीय व्यवहार में अलग अलग होते हैं, बिल्कुल सही है। ये कैसा आया बताओ, प्रतिचुंबकीय, ये कैसा आया बताओ, अनुचुंबकीय। दोनों ही ऑप्शन करेक्ट है। तो क्या लिखेंगे, कथन ए और कथन दो दोनों ही क्या है, सत्य, वो हमने निकाल लिए। इसका चुंबकीय आघूर्ण कितना आएगा, 0 आएगा, और इसके लिए निकालेंगे तो n बराबर √n+2, और ये कौन सा मैग्नेट्रॉन आ जाएगा, बोर मैग्नेट्रॉन। अगला क्वेश्चन सिंपल है, 74। फैलिंग विलियन ए आपको पता होता है, फैलिंग विलियन ए होता है और फैलिंग विलियन बी होता है। और फैलिंग विलियन जो ए होता है वो आपका किसका होता है, जलीय कॉपर सल्फेट का जो विलियन होता है वो आपका क्या कहलाता है, फैलिंग विलियन ए। सॉल्यूशन से है, क्लास 12th के सॉल्यूशन से है, हेनरी नियम से है, जिस पर कोल्ड ड्रिंक बेस है, क्योंकि हेनरी का नियम कहता है एम समानुपाती होता है पी, अगर आप घुली हुई गैस की मात्रा डाले गए दाब के समानुपाती होती है। तो जो कोल्ड ड्रिंक में CO2 गैस घुली हुई होती है वो ज्यादा प्रेशर पे सील होती है, जिसके कारण वो उस कोल्ड ड्रिंक में जो वाटर होता है वो उसमें घुल जाए। हाँ जी, हाँ जी, आपको पता है सीधा सा सवाल है ये, कि हम सीधा लिखेंगे, यदि किसी का हेनरी कॉफिशिएंट ज्यादा है तो उसकी विलेयता क्या होगी, सॉल्युबिलिटी क्या होगी, कम। तो आप देख लो 3 है ABC। सबसे ज्यादा हेनरी के कॉफिशिएंट किसका है, 145। दूसरा फिर कौन सा है, 35, और लास्ट में कौन सा है, ये वाला। तो सबसे कम हेनरी कांस्टेंट किसके लिए है बताओ, बी के लिए। तो बी की सॉल्युबिलिटी क्या होगी, ज्यादा, तो ऑप्शन कौन सा होगा, बी। फिर कम किसके लिए है, सी, और लास्ट में कौन सा, ए। कौन सा ऑप्शन करेक्ट रहेगा, पहला। सीधा निकाल लेंगे हम कि हेनरी कॉफिशिएंट ज्यादा होगा तो सॉल्युबिलिटी क्या होगी, कम। अगला सवाल, ये अच्छा सवाल है, ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का सवाल है, क्वेश्चन नंबर 76। क्या है, ध्यान से सुने। देखो इसको डायरेक्ट करते हैं, कि सूची 1 का 2 से मिलान करना है। आपको पता है H2O का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, -2, और यहाँ पे कितना है, 0। तो कितने का अंतर आया, 2 का। तो 2 का आया तो कितने फैराडे की आवश्यकता होगी, यहाँ पे 2 फैराडे की। Mn का ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लो, x माइनस का 8 बराबर कितना, -1, और x बराबर कितना हो गया, -1, प्लस का 8 बराबर कितना हो गया, +7।
और प्लस के दो, इधर कितना प्लस के दो, डिफरेंट कितने का आया 5 का, तो कितने फेराडे की आवश्यकता होगी 5 फेराडे की। और एक फेराडे बराबर कितना होता है 96,500 कूलाम होता है। CaCl2, गलित CaCl2 से कैल्शियम के 1.5, देखो ये एनसीईआरटी में है क्वेश्चन एज इट इज, देखो ध्यान से सुने। CaCl2 इज इक्वल टू Ca, हाँ जी गलित है, इसका मतलब कितने मोल, आपको पता है यहां से देखें तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है कैल्शियम का प्लस के दो, और यहाँ कितना है 0, कितने का चेंज हुआ 2 का, बट ये कितने मोल के लिए 1 मोल के लिए, वो कितने मोल के लिए पूछ रहा है 1.5 के लिए, और 1.5 के लिए तो एक और जोड़ देंगे तो कितने फेराडे की आवश्यकता होगी 3 फेराडे की, तो ये वाला 3 फेराडे। और लास्ट में ये प्लस का 2, ये प्लस का 3, कितने का अंतर आया 1 का, तो कितने फेराडे की आवश्यकता होगी 1 की। तो आप मैच कर लो, पहले वाला जाएगा 2 फेराडे में यानी सेकंड में, तो ये तो आपके दोनों कटेंगे, या तो 2 होगा या 3 होगा। बी वाला जाएगा फोर्थ में, तो ऑप्शन नंबर कौन सा रहेगा 4। अगला सवाल देखो। अच्छा क्वांटम संख्या का है, अरे सीधा सा है, मुख्य क्वांटम संख्या कक्षक की आकृति को, कक्षक के आकार को मुख्य क्वांटम संख्या दर्शाती है, यानी और जो द्विगुणसी क्वांटम संख्या होता है वो कक्षक की आकृति को, स्पिन क्वांटम संख्या इलेक्ट्रॉन के चक्रण को, और चुंबकीय क्वांटम संख्या कक्षक के अभिविन्यास को। तो जो m वाला है वो जाएगा आपके पास चुंबकीय क्वांटम संख्या कक्षक के अभिविन्यास को, तो a वाला जाएगा थर्ड पे, तो ये दोनों तो कैंसिल हो गए, तो a वाला थर्ड पे, एम एस एस आएगा इलेक्ट्रॉन के चक्रण के अभिविन्यास पे, तो बी वाला जाएगा फोर्थ पे, बी वाला जाएगा फोर्थ पे, सी वाला जाएगा आपके पास हाँ जी देखो आपको सीधी सी लिखा दूं मैं डायरेक्ट, देखो चुंबकीय जो क्वांटम संख्या है ना, चुंबकीय क्वांटम संख्या वो अभिविन्यास को दर्शाती है ना, मुख्य क्वांटम संख्या है ना वो कक्षक की, वो कक्षक यानी आकार को दर्शाती है मुख्य क्वांटम संख्या, और जो एल होता है वो कक्षक की आकृति को दर्शाती है। और एक आपके पास बची चुंबकीय क्वांटम संख्या, और चुंबकीय क्वांटम संख्या दर्शाती है इलेक्ट्रॉन के चक्रण के अभिविन्यास को। तो पहला वाला आपके ए वाला जो है ना वो कक्षक के अभिविन्यास को यानी थर्ड नंबर पे, बी वाला जो आएगा वो इलेक्ट्रॉन के चक्रण के अभिविन्यास पे, सी वाला एल एल जाएगा फर्स्ट पे यानी कक्षक की आकृति पे, और मुख्य क्वांटम संख्या कक्षक के आकार को, यानी मुख्य क्वांटम संख्या दर्शाती है किसको साइज को, और शेप को जो दर्शाती है वो आपकी द्विगुणसी क्वांटम संख्या होती है, आप मैच कर लेंगे। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर डी एंड एफ ब्लॉक से है, निम्नलिखित में से किस आयन के लिए प्रचक्रण चुंबकीय आघूर्ण का मान समान होगा। तो देखो समान की बात कर लेते हैं, जिनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होगी, अनपेड इलेक्ट्रॉनों की संख्या रहेगी उसमें तो चुंबकीय आघूर्ण सेम रहेगा। फॉर्मूला हमारे पास है म्यू बराबर अंडर रूट एन एन प्लस टू, और ये होगा बोर मैग्नेट्रॉन, ठीक है ना। टाइटेनियम होता है साइंस टीचर ब्रीता कृपलानी मन फी कोनी, इसका विन्यास होता है बताओ 3d1 4s2, इसका विन्यास होता है 3d2 4s2, इसका विन्यास होता है 3d5 4s1, इसका विन्यास होता है 3d5 4s2, इसका विन्यास होता है 3d6 4s2, सीधा है देखो। अच्छा 3d1 4s2 में से कितना निकाल दे 3 निकाल दें तो इसमें तो 0 बचे। टाइटेनियम देखो, टाइटेनियम अपने पास है नहीं है, वेनेडियम भी देख लो, वेनेडियम में क्या हो जाएगा 3d3 4s2 हो जाएगा, ये भी अपने पास नहीं है। टाइटेनियम है, टाइटेनियम में कितना है 4, तो हमारे पास क्या है Ti+3, तो यहाँ क्या बच जाएगा D1 बचेगा। क्रोमियम में क्या है देखो, क्रोमियम Cr+2,
Cr+2 है तो क्या बचेगा बताओ, D4 बचेगा। मैग्नीज+2 क्या बचेगा बताओ, D5 बचेगा। और उसके बाद Fe+2 है तो क्या बचेगा अपने पास, D6 बचेगा। तो देखो आपको पता है अगर मैं 4 इलेक्ट्रॉन भरूं, 1 2 3 4, 1 2 3 4, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने आए, 4। और इधर देखो 1 2 3 4, इधर 6 वाला 1 2 3 4 5 6, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने आए, 4। तो इन दोनों में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान है, और जिसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होगी उसमें क्या होगा, उसका ये आपका जो स्पिन ओनली मूवमेंट है वो समान रहेगा। तो कौन है भाई, एक तो Cr+2 और एक Fe+2, यानी बी और डी। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 4। 79 देखो, वे अभिकर्मक जिनके साथ ग्लूकोज टॉलेन के साथ रिएक्शन देता है, साइनोहाइड्रिन बनाता है, हाइड्रोक्सिल एमीन बनाता है, केवल दो के साथ रिएक्शन नहीं करता, एक तो सिप के साथ और एक सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट के साथ। तो क्या रहेगा, बी और ई, ऑप्शन नंबर सेकंड। ये सवाल देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, अच्छा सवाल है, देखो ध्यान से, अभी कराते हैं। ओजोनोलाइसिस से है, सरल है, ये वाला है, इसका ओजोनी अपघटन करा दो। ये एक ऑक्सीजन यहाँ और एक ऑक्सीजन यहाँ, डायरेक्ट ये बन गया। ओजोनीकरण के लिए क्या काम आता है, O3। ये देखो ये बेंजीन है, इस बेंजीन की रिएक्शन करा दो आप किसके साथ, इसके साथ करा दो, बेंजोइल क्लोराइड के साथ। H यहां से, Cl यहां से, ये बन जाएगा। इसके लिए चाहिएगा हमें क्या, ये रहा ये वाला ऑप्शन। और ये आपको याद रखना पड़ेगा, डायरेक्ट OH से यदि ये बनाना है तो ये प्रेजेंस में जाता है क्रोमिक ऑक्साइड की में, और चाहे श्रृंखला कितनी भी बड़ी हो, यदि आपको क्या मिल जाए, KOH/KMnO4 मिले, तो आप इसको या तो साल्ट की फॉर्म में तो COOK में, या फिर डायरेक्ट इसको COOH की फॉर्म में चेंज कर दो। तो डी वाला जाएगा हमारे पास किसके साथ, ये आपके पास जाएगा KMnO4 और OH के साथ। ऑप्शन मैच कर लें, ए वाला फोर्थ में, ए वाला फोर्थ में, तो ये थर्ड वाला कटेगा और ये कटेगा, बी वाला फर्स्ट में, तो ऑप्शन नंबर 4। अगला सवाल 81 क्वेश्चन देखो, सरल है, सिंपल है, कि विद्युत ऋणता, आप जानते हो पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो विद्युत ऋणता बढ़ती है, और यदि ऊपर से नीचे जाते हैं तो विद्युत ऋणता घटती है। तो आपको पता है सबसे पहले कार्बन है, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, और कहे सीता जी, इधर जाने पर विद्युत ऋणता बढ़ती है और इधर जाने पर विद्युत ऋणता घटती है। तो सबसे ज्यादा किसकी होगी विद्युत ऋणता, फ्लोरीन की, ऑक्सीजन की, नाइट्रोजन की, कार्बन की, और किसकी होगी, सिलिकॉन की। मैच कर लो, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन, सिलिकॉन, ऑप्शन नंबर 4। इजी गोइंग है। ये आप जानते हो एथेन के अंतर्गत एक सिग्मा होता है, केवल और केवल कितने सिग्मा आबंध होते हैं, एक सिग्मा। एथीन में एक सिग्मा एक पाई होता है, कार्बन में 2 पाई होते हैं, और एथाइन में एक सिग्मा 2 पाई होते हैं। ए वाला एक सिग्मा, ए वाला थर्ड पे, तो ये कट गया, ये कट गया। बी वाला फोर्थ पे, बी वाला फोर्थ पे सेम है। सी वाला सेकंड पे, सी वाला सेकंड पे, और डी वाला 1 पे। सी वाला, ए वाला आ गया आपके पास थर्ड पे, बी वाला मैच कर लो फोर्थ पे, सी वाला आएगा सेकंड पे। तो क्वेश्चन नंबर, वो ऑप्शन नंबर सेकंड होगा। ये भी सवाल इंपॉर्टेंट है, इसका आपको मैं डायरेक्ट सवाल बताता हूं। आप जब भी चेक करो P6, P5, P3, P4, है ना, P4, P2, S2, P1, S1, ये क्रम रहेगा ऑल ओवर आयनन एंथैल्पी का। देखो कार्बन, नाइट्रोजन, पहले यहां से चालू हो रहा है, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, चलो एक बार लिख लेते हैं ना, ध्यान से देखो। देखो क्या है, देखो लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन। लिथियम का है 1s2 2s1, बेरिलियम का 1s2 2s2,
बोरोन का 1s2 2s2 2p1, कार्बन का 1s2 2s2 2p2, नाइट्रोजन का 1s2 2s2 2p3। देखो अब निकाल लेंगे हम सीधा। सबसे पहले 3 वाला P3, तो पहले नंबर पे तो आएगा नाइट्रोजन, सेकंड पे P3 आ गया, P4 है ही नहीं है, P2 देखो, P2 आ गया कार्बन, उसके बाद देखो P2 के बाद S2, S2 ये रहा किसका, बेरिलियम, उसके बाद देखो S2 आ गया P1, P1 आ गया बोरोन, और उसके बाद आएगा S1 और S1 आ गया लिथियम। चेंज कर लो कौन सा ऑप्शन है। नाइट्रोजन कार्बन, नाइट्रोजन कार्बन बेरिलियम बोरोन और लिथियम, ऑप्शन नंबर 1। अगला सवाल देखो, निम्नलिखित में से कौन सा ल्यूकास अभिकर्मक ताक्षणिक अभिक्रिया करेगा। ल्यूकास टेस्ट है और सबसे ज्यादा जो अभिक्रिया तुरंत करेगा वो आपका कौन सा करेगा, 3 डिग्री एल्किल हैलाइड। और 3 डिग्री एल्किल हैलाइड डायरेक्ट देख लो, क्यों, क्योंकि 3 डिग्री एल्किल हैलाइड, वो 3 डिग्री जो एल्कोहल, एल्किल हैलाइड नहीं सॉरी, 3 डिग्री एल्कोहल ल्यूकास अभिकर्मक के साथ तुरंत क्रिया करते हैं। सांद्र HCl और ZnCl2 का मिश्रण ल्यूकास टेस्ट कहलाता है। और लास्ट सवाल है, एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ एनी केमिकल रिएक्शन कैन बी कैलकुलेटेड इफ वन नोन आर वैल्यू। मैं आपको डायरेक्ट लिखाता हूं फॉर्मूला, log K2 डिवाइडेड बाई K1 बराबर होता है EA अपॉन 2.230 R, और ये होता है 1/T1 माइनस के 1/T2। यदि हमें वेग स्थिरांक की जानकारी हो K1 और K2 की, तो हम क्या निकाल सकते हैं, आपकी एक्टिवेशन एनर्जी आ जाएगी। यानी इसका मतलब दो अलग अलग तापों पर मुझे क्या मिलना चाहिए, वेग स्थिरांक, यानी K1 यानी T1 टेम्परेचर पे क्या होना चाहिए K1, और T2 टेम्परेचर पे क्या होना चाहिए हमें, K2 होना चाहिए। ये आपका जो पार्ट फर्स्ट है वो हमने डिस्कस कर लिया है, अच्छे से आप देख लें। पार्ट सेकंड हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। जो पार्ट बी है, अभी इसके क्वेश्चन बचे हुए हैं, वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।